वर्तमान की यूएस के टर्नओवर को ठीक 4 गुना कर दिया जाए तो लगभग 15,15,638.4 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में होने वाला है। देवियों सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं रंजीत सिंह, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंस्पिरेशनल कोच। आज बातें करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे कुछ लोग तो पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध व्यंग्यात्मक और नकारात्मक टिप्पणी करते हुए मिलते हैं। यानी वर्तमान समय में यह इंडस्ट्री ऐसी बनी हुई है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू समाज के समक्ष है। और डिस्कस करेंगे आखिर क्यों ये इंडस्ट्री इतनी रहस्यमयी बनी हुई है और वाकई में इन रियलिटी व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की पूरी क्लैरिटी के लिए इसके 7 स्टेप्स को समझना बेहद जरूरी है। बात करेंगे 7 स्टेप्स की। पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन एंड मोडस ऑपरेंडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्टेप नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग विथ अदर इंडस्ट्रीज। स्टेप नंबर 3, व्हाई पीपल हैविंग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री पे लोगों के नकारात्मक विचार होने के वाकई में क्या कारण है। स्टेप नंबर 4, लीगल एस्पेक्ट्स। स्टेप नंबर 5, रियल पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में कितनी पोटेंशियल रखता है। स्टेप नंबर 6, मेजर यूनिक फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। स्टेप नंबर 7, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग कैन प्ले वाइटल रोल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। डेफिनेशन एंड मोडस ऑपरेंडी। नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस मॉडल इन विच डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज टू सेल्स प्रोडक्ट ऑफ ए पेरेंट कंपनी। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी पेरेंट कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे कंज्यूमर जो है परचेज कर सकता है और कंज्यूमर ही यहाँ पे डायरेक्ट सेलर के रूप में सेल भी कर सकता है। इनडायरेक्ट सेलर्स को आईबीओज भी कहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलर भी कहते हैं और नेटवर्कर भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स इंडस्ट्री का सेल्स मॉडल है और इस सेल्स मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनीज एडवांस वर्जन ऑफ सेल कहते हैं। अब बातें एडवांस वर्जन ऑफ सेल की हो रही है तो हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा कुछ अलग इंडस्ट्रीज से और देखना पड़ेगा कि वाकई में ये एडवांस वर्जन ऑफ सेल है। तो कंपेयर करते हैं इस सेल्स मॉडल का बाकी की 2 इंडस्ट्री के साथ और देखते हैं कि इस सेल्स मॉडल ने कितना अपने आप को स्केल अप किया है, कितना अपने आप को हाई स्टैंडर्ड पे लेके गया है। ब्रीफ में डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग सिस्टम को। सबसे पहले पैदल चल के यातायात करना प्रचलन में था। लोग एक शहरों से दूसरे शहर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल चल के यात्रा किया करते थे, जो कि काफी टीडियस और टाइम टेकिंग हुआ करता था। इसे सुगम बनाने के लिए कुछ अपग्रेडेशन हुए। बाइसाइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, कार आया, एरोप्लेन आया। ट्रैवलिंग सिस्टम में अपग्रेड होते होते अब हम लोग रॉकेट तक पहुंच चुके हैं और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान तक बहुत क्विकली पहुंचा पा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी इंसान ने ट्रैवलिंग सिस्टम में इतना ज्यादा अपग्रेड करके ट्रैवल को बहुत फास्ट किया और डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में मैं डिस्कस करूंगा संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का। सबसे पहले कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए लोग पक्षियों को ट्रेंड किया करते थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स आए जो एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेजेस को ले जाते थे, पहुंचाते थे। इसके बाद संचार व्यवस्था और अपग्रेड हुई। चिट्ठी, पेजर, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स और अब व्यापक बदलाव आया जब से इंटरनेट से कनेक्टिविटी लोगों से होनी शुरू हो गई। और आज की तारीख में दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी कोई भी इंसान चाहे तो इजिली मीटिंग कर सकता है, एक दूसरे से इजिली कम्युनिकेट कर सकता है। न केवल ऑडियो बल्कि वीडियो में भी कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। संचार व्यवस्था के इस अपग्रेडेशन के साथ साथ अब आप किसी से भी कहीं भी रियल टाइम बेसिस पे बातें कर सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ ही इससे काम करने की प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो चुकी है। अब बातें करते हैं सेल्स इंडस्ट्री ने अपने आप को कितना अपग्रेड किया। सबसे पहले जब सेल्स धरातल पे आया, एक इंसान दूसरे इंसान से अपने आपस की चीजों को बदलता था, यह सेल्स का पहला प्रारूप था। इसके बाद जन्म लिया लोकल सेल ने, मतलब एक गांव में
छोटी सी दुकान होती थी और गांव वालों को वो दुकान वाला जरूरत की चीजों को दिया करता था, लोग बदले में उसे अनाज दे दिया करते थे। लोकल सेल में लिमिटेशन ये था कि एक इंसान जो बहुत अच्छा कोई भी आइटम बना सकता था, लेकिन सेल करने के लिए उसके पास एरिया लिमिटेड था, और चूंकि एरिया लिमिटेड था तो उसके कंज्यूमर्स भी लिमिटेड थे, और एरिया और कंज्यूमर दोनों लिमिटेड थे, यानी प्रॉफिट भी लिमिटेड उसको हुआ करता था। इसके बाद सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स ने फिर अपने आप को अपग्रेड किया और तब उदय हुआ फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। एक कंपनी किसी एक जगह से ऑपरेट कर रही है और उसने अपने फ्रेंचाइजीज को दूसरे जगह पे दे रखा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैकडोनाल्ड है, रीबॉक है, एडिडास है, हुंडई है, मारुति है, इन लोगों ने अपने फ्रेंचाइजी को अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में दिया है। इससे हो ये रहा है कि लोग अपने आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को आसानी से अपने नजदीक वाले एरिया से, नजदीक वाले फ्रेंचाइजी से खरीद ले रहे हैं, और सेल यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ा। लेकिन यहाँ पे फिर एक लिमिटेशन थी कि यहाँ फ्रेंचाइजी किसी जिले में, किसी राज्य में 1 या 2 हो सकते थे, और फ्रेंचाइजी लेने वाले के पास ये जरूरी था कि बहुत बड़ा पूंजी हो। सेल की परिभाषा को और बढ़ाना था, इसको एक नया रूप दिया गया, और वो नया रूप था डायरेक्ट सेल का। यहाँ पे क्या किया गया कि एक मैन्युफैक्चरर जो है सिर्फ सामान बनाएगा और ट्रांसपोर्ट करेगा कंज्यूमर के पास तक। कंज्यूमर के पास ये लिबर्टी थी कि आप यूज भी करें और चाहे तो इसे बेच भी थे, यानी यहाँ कंज्यूमर ही डायरेक्ट सेलर बन गया। और ये सेल्स का एडवांस रूप कहलाया, क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था, और वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी को भी अपना सामान बेच सकता था। उसके लिए एरिया की कोई लिमिटेशंस नहीं थी, और जितनी भी बाकी लिमिटेशंस हैं, जैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना, वो उसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही थी। और सेल्स अपने सबसे एडवांस वर्जन के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे जाना गया। द वे आई साइटेड द एग्जांपल ऑफ ट्रैवलिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइकवाइज नेटवर्क मार्केटिंग हैज आल्सो बीन अपग्रेडेड। और मैं बताना चाहूँगा कि इसने और एक पैमाने पे अपने आप को अपग्रेड किया। यहाँ अपग्रेडेशन लाया गया कि जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगा, और जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होंगे, वो अपने सेल्स का यहाँ पे कमीशन ले पाएंगे। इस तरीके से इजिली हम कह सकते हैं कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने एडवांस वर्जन पे है, और ये वाकई में एडवांस वर्जन ऑफ सेल है। स्टेप 3, Why people having negative opinions on network marketing industry। बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों के नकारात्मक जो रवैये आते हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या क्या है। पहला कारण है कि ये इंडस्ट्री स्टार्ट होती है 1886 में, इंडिया में आती है 1995 में, और इंडिया में आने के इतने दिनों के बाद भी इसके ऊपर रेगुलेशन जो आता है वो आता है जून 2023 में। मतलब इसके ऊपर जून 2023 के पहले कोई मजबूत रूलिंग रेगुलेशंस थी ही नहीं। कारण नंबर 2, इस इंडस्ट्री के प्रति किसी भी तरीके से हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कोई एजुकेशन नहीं था जिसे हम पढ़ के यहाँ का एक्सपीरियंस ले पाए कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा करियर बनाया जा सकता है। तीसरा और अहम कारण, यहाँ पे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपना स्टार्टअप करते हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करते हैं। इससे पहले उन्हें पारंपरिक तौर से नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी एक्सपीरियंस उनके पूर्वजों द्वारा नहीं बताई गई होती है। मतलब पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनसे भी एक्सपीरियंस हमको इस फील्ड का नहीं मिल पाता है। अगर इन तीनों कारणों को मैं समराइज करूं तो मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई मजबूत न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी, ना इसका एजुकेशन हम लोगों ने लिया था, और ना ही इसका एक्सपीरियंस हमारे पूर्वजों द्वारा हम लोगों को दिया गया था। इन तीनों कमियों का फायदा उठाया स्कीम और स्कैंडल्स करने वाली कंपनीज ने या लोगों ने। उन लोगों ने गलत मंशा के साथ क्रिप्टो करेंसीज और मनी सर्कुलेशन जैसी इलीगल कॉन्सेप्ट को चलाकर लोगों को ठगा, लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अब लोग ये समझने लगे कि साहब यहाँ भी लोगों के पैसे लगाए जा रहे थे और कुछ लोगों को यहाँ जोड़ा जा रहा था, तो शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक पहलू है। जबकि यहाँ ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि मनी सर्कुलेशन कंपनी, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है ही नहीं। स्टेप नंबर 4, लीगल एस्पेक्ट्स यानी न्यायिक पहलू। दोस्तों बताना चाहूंगा कि 1910 ईस्वी में यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आती है। 1995 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप होता है, और 28 सालों बाद 21 जून 2023 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक स्वर्णिम दिन, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
फिकी डायरेक्ट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की प्रयासों के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल स्टेटस घोषित किया, यानी लीगल स्टेटस इसे दिया। और इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स काम कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट्स। इन रूल्स को इंपोज करके इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मजबूती प्रदान की है। अब तक के डिस्कशन से आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत ही उन्मुख होकर, बहुत ही मुखर होकर सपोर्ट कर रही है। स्टेप नंबर 5, रियल पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फॉर इंडियंस। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ और लग्जरी कार अचीवर्स अगर किसी एक इंडस्ट्री ने दिए हैं तो वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, आपको मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डेटा से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। WFDSA के इस डेटा में आप अलग अलग कंट्रीज का टर्नओवर देख पा रहे होंगे, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से किया गया टर्नओवर है। यहां आप यूएसए का अगर देखेंगे तो 2021 में यूएसए ने 3,41,360 करोड़ का टर्नओवर किया। अगर वहीं आप इंडिया का टर्नओवर देखेंगे तो ये टर्नओवर महज 24,000 करोड़ पे है। टर्नओवर के आधार पे पोटेंशियल को समझने का प्रयास कीजिए। यूएस पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़, इंडियन पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़। यूएस 33 करोड़ की आबादी के साथ इतना बड़ा टर्नओवर करता है। अगर पॉपुलेशन के साथ टर्नओवर को कंपेयर करें तो यूएस से लगभग 4 गुना से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का है। मतलब जो आज वर्तमान में यूएस का टर्नओवर है, आने वाले समय में उससे 4 गुना से भी ज्यादा इंडिया का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाला है। यानी वर्तमान की यूएस के टर्नओवर को ठीक 4 गुना कर दिया जाए तो लगभग 15,15,638.4 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में होने वाला है। इतनी बड़ी पोटेंशियल के साथ आप काम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 6, मेजर यूनिक फीचर ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। मैं यूं कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सेसिव लिबर्टी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ना आपसे कोई एज पूछता है, ना आपसे कोई कास्ट पूछता है, ना यहाँ पे आपका कोई स्पेशलाइजेशन एजुकेशन में होना चाहिए, ना पर्टिकुलर कोई रिलीजियन होना चाहिए, ना आपको इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्टीज, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हाँ, एक चीज की बहुत जरूरत होती है, वो ये कि आप इस इंडस्ट्री का एजुकेशन अपने अंदर ढालें और उस एजुकेशन के साथ अपना काम करना शुरू करें। और ये एजुकेशन देने के लिए जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनके पास अपना मॉड्यूल होता है जो आपको चेक करके वहां पे जाना चाहिए। और यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जिन भी कंपनीज ने अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया, उनके लोग उस हद तक सफलता नहीं पा सके जितना उन्हें पाना चाहिए था। तो इस एक क्वालिटी को बेहद ही गौर से चेक करके उस कंपनी के साथ अपना साथ बनाइएगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे आप अपना आय, अपना कमीशन अपने अनुरूप तय करते हैं, जो डिसाइड करता है आपका काम और आपके टीम का एफर्ट। यानी टीम वर्क के साथ आप अपने इनकम को इन्फिनिटिव नंबर तक ले जा सकते हैं। 7th एंड लास्ट स्टेप, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग इन प्ले वाइटल रोल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। इसके लिए मैं फिर से आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सेकंड डेटा शो करूंगा। इसे आप ध्यान से देखें। इस डेटा में आप देख पा रहे होंगे कि मौजूदा समय में WFDSA के इस डेटा में क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि 2021 में 87 लाख इंडियन पीपल डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड थे, और अभी वर्तमान में फिकी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1.81 करोड़ इंडियन पीपल एसोसिएटेड होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा रोजगार इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में अभी होना बाकी है। आपने WFDSA, फिकी, इन दोनों के रिपोर्ट के अनुसार देखा कि आने वाले समय में कितना बड़ा टर्नओवर इंडिया करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में। आपने ये भी देखा कि कितने लोग इस फील्ड में अभी आने शेष हैं, और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता लोगों से ली जा सकती है। और अगर आपने एक अच्छी टीम बना ली और उस टीम को प्रॉपरली एजुकेट कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, तो वो टीम आपको सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम तक पहुंचाएगी। ना केवल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, वो टीम आपको पैसिव इनकम तक पहुंचाएगी। और ये पूरी संभावना है कि जब हम काम न भी करें, जब हम यहाँ शायद जीवित न भी रहें,
तो भी हमें इनकम आएगा ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल्स। तो दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन के अनुसार मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक गरीब इंसान के लिए, एक मध्यम वर्गीय इंसान के लिए, या एक ऐसा इंसान जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, उस इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक मजबूत विकल्प है। थैंक यू वेरी मच।